हाँ जी, कैसे हो सब। तो आज अपन देख रहे होंगे कि एसिंक कम्युनिकेशन, सिंक कम्युनिकेशन अपनी माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट करती कैसे हैं, और अगर वो करती हैं तो किसका यूज़ करती है वो। राइट, हम देख रहे होंगे मैसेजिंग सिस्टम, पबसब, राइट, इवेंट स्ट्रीमिंग, काफका, RabbitMQ, ये सब देख रहे होंगे। और एक मैं लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहा हूँगा जिसका हम एक आउटलाइन डिज़ाइन कर रहे होंगे, उसको कोड कर रहे होंगे, एंड उसके बाद आपका काम है उस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना। एंड मेरी गारंटी है कि उस प्रोजेक्ट में कोड बहुत कम है, लेकिन जो आप सीखोगे एंड इम्प्लीमेंट करके जो प्रोजेक्ट निकलेगा वो एक बहुत क्वालिटी प्रोजेक्ट होगा, ट्रस्ट में। तो सबसे पहले फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपन आपका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसेज इंप्लीमेंटेड होती हैं। राइट, अपन बोलते हैं कि मल्टीपल सर्विसेज हमारी चल रही हैं। लेट्स सपोज ये एक सर्विस है, ये एक सर्विस है, इसके 4 डब्बे चल रहे हैं। अभी हमने डॉकर नहीं पढ़ा, बट मैं आपको बता दूं डॉकर बेसिकली क्या है। एक छोटी सी मशीन ही होती है जिसके पास अपने छोटे से रिसोर्सेज होते हैं, आइसोलेटेड मशीन, ठीक है, वर्चुअल कंटेनर जिसमें अपना कोड चलता है। तो मैं बोलता हूँ ये यूज़र सर्विस है, ओके, एंड ये पेमेंट सर्विस है, ये लेट्स सपोज चेकआउट सर्विस है, ये लेट्स सपोज ओथ सर्विस है। तो मैं ये बोलता हूँ कि यूज़र सर्विस और ओथ सर्विस को अगर कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला हमारे पास मेथड होता है सिंक कम्युनिकेशन, दूसरा होता है एसिंक कम्युनिकेशन, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज को बनाने के पीछे पूरा का पूरा एक कंसेप्ट ये है कि हम माइक्रो सर्विसेज से कोड को डीकपल कर सकते हैं, हम उससे माइक्रो सर्विसेज से फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। राइट, कोड डीकपलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब मेरा क्या है कि मोनोलिथिक कोड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, यूज़र सर्विस का भी कोड इसमें ही है, ठीक है, पेमेंट सर्विस का भी इसी में है, सब कुछ इसी में है। सबसे पहले इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग हो जाती है। चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि अगर पेमेंट का किसी क्लास में एरर आ रहा है और यूज़र सर्विस उसको अगर यूज़ कर रहा है तो हो सकता है यूज़र सर्विस को भी इफेक्ट आए। कल को क्या हो सकता है कि पेमेंट्स अगर ज़्यादा हो रही हैं, यूज़र के अकाउंट ज़्यादा नहीं बन रहे, तो पेमेंट सर्विस पे जो लेट सपोज रिक्वेस्ट आ रही हैं 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं, बट उससे क्या हो रहा है हमारी, क्योंकि सर्विस मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक मतलब सारा कोड एक ही जगह पे है, तो यूज़र सर्विस का जो कोड है उसको भी इफेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारा कोड एक ही जगह पे है। तो मैं अगर कल को बोलूँ कि इन सबको अलग अलग कर दो, पेमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं, 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं, बट यूज़र के अकाउंट सिर्फ बन रहे हैं 1,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड पे ऊपर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यूज़र के अकाउंट कम बन रहे, पेमेंट ज़्यादा हो रही हैं, तो पेमेंट के डब्बे मैं बढ़ाऊँगा ना। अगर एक डब्बा पहले चल रहा था, अब मैं 3 डब्बे चला दूँगा। राइट, और आगे एक लगा दूँगा मैं लोड बैलेंसर, जो कि अलग अलग डब्बे पे इनकी रिक्वेस्ट भेजेगा। राइट, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया कि ये 10,000 रिक्वेस्ट डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। मैंने स्केल अप करा, स्केल आउट करा सिर्फ पेमेंट सर्विस को, मेरी यूज़र सर्विस इससे डीकपल्ड है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहला माइक्रो सर्विसेज हम इसलिए बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, फेलियर रेट को कम करने के लिए, अगर मेरी कल को पेमेंट सर्विस डाउन हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नया यूज़र मेरे ऊपर अकाउंट ही ना बना पाए। इससे क्या होगा तो कि जो गेट इन यूज़र हो रहे हैं उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनको दिक्कत आएगी। राइट, तो अगर मेरी पेमेंट सर्विस डाउन हो जाती है तो मेरी यूज़र सर्विस को उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर मेरे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ना होके माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है तो। राइट, अब यहाँ से ये रिक्वेस्ट अगर किसी को करेगा पेमेंट सर्विस को, तो यहाँ पे मेरा एक सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर्किट ब्रेकर होता है, तो जो मेरा सर्किट ब्रेकर है पहले ये क्लोज था, अब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, अब ये ओपन स्टेट में चला जाएगा। तो मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट पेमेंट सर्विस तक जाती हैं, राइट, अगर मेरी पेमेंट सर्विस डाउन है तो एक टाइम आउट होता है मेरे पास। राइट, हर एक रिक्वेस्ट का, लेट सपोज इस रिक्वेस्ट का टाइम आउट है 500 मिली सेकेंड, तो मेरी अगर 1,000 रिक्वेस्ट जाएंगी, हर रिक्वेस्ट को 500 मिली सेकेंड, जो कि उसका मैक्सिमम टाइम है, उतना लगेगा, क्योंकि फेल हो रही है रिक्वेस्ट। राइट, तो उतना टाइम आउट होगा मेरा। तो इससे अच्छा मैं फेल फास्ट कर दूं, तो मैं सर्किट ब्रेकर ओपन कर दूंगा, जैसे कोई रिक्वेस्ट जाएगी तुरंत कुछ ही मिली सेकेंड में ही वो रिवर्ट होकर बोलेगी एरर आ गया, और यहाँ पे मेरा ट्राई कैच ब्लॉक होगा। ऑब्वियसली सबको पता है ट्राई कैच ब्लॉक होगा, उससे मेरा एरर हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे जो यूज़र आए हैं उनका यूज़र का अकाउंट बन गया है, बट वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अकाउंट तो बन गया है ना।
तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डीकपलिंग का फ़ायदा क्या हुआ। सबसे पहला फ़ायदा, कोई भी माइक्रो सर्विसेज जिसको हम डाउन स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, वो डाउन होती है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़, मैं स्केल आउट स्केल इन इंडिविजुअली कर पाऊँगा, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो ये होती है माइक्रो सर्विसेज। अब ये आपस में कम्युनिकेट करते कैसे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी एक यूज़र सर्विस है और यहाँ पे मेरी एक पेमेंट सर्विस है, ठीक है। यूज़र और पेमेंट, मेरे को ये बोलना है कि मुझे इस यूज़र 1 के लिए इसकी सारी पेमेंट चाहिए, इसने जितनी भी की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा पेमेंट सर्विस को कि भाई मुझे सारी पेमेंट ला के दो। मैं यहाँ पे एक रेस्ट या फिर मैं बोलूँ HTTP कॉल मार दूंगा, जो कि है सिंक कॉल। सिंक मतलब ये कॉल वेट करेगी रिस्पॉन्स आने का, जिसको बोलते हैं सिंक, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आएगा, पेमेंट्स उसकी मिल जाएंगी, ये अपने DB से ला के दे देगा मेरे को, एंड ये सब हो जाएगा, ठीक है। बट कल को नया यूज़र आया, साइन अप किया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा ठीक है इसकी डिटेल्स किस में एंटर कर दो, मेरा जो यूज़र DB है उसमें स्टोर कर दो कि नया यूज़र आया है, और कल को मेरे को पेमेंट सर्विस को बताना है कि भाई अपने DB में इस यूज़र को स्टोर कर ले, ठीक है। तो मुझे बस पेमेंट सर्विस को बताना है कि भाई इसको स्टोर कर ले, मुझे वेट नहीं करना। जो भी DB का एक टाइम डिसाइडेड है, लेट सपोज हर एक क्वेरी जो भी DB पे होती है वो लेट सपोज 500 मिलीसेकंड लेती है, तो मेरी सर्विस जब बताएगी इसको कि भाई ये बंदा नया आया है, इसको स्टोर कर ले, तो इसको उतना वेट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस क्या कर सकते हैं हम, सिंक कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा मुझे एक इसको इवेंट देना है बस कि भाई ये वाला नया यूज़र रजिस्टर हुआ है, ठीक है। इवेंट वहाँ तक पहुँचा और मुझे उसके बाद कोई चिंता नहीं वो इवेंट का क्या भी हो, राइट। तो इसको एसिंक कम्युनिकेशन को करने के लिए ही हमारे पास क्या है, मैसेजिंग सिस्टम। मैं क्या बोलता हूँ, एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एक सर्विस अपनी रिक्वेस्ट डाल रही है, ठीक है जी। इतना समझ गए कि यहाँ से मैंने इवेंट फायर किया, यहाँ पे कंज्यूम हुआ, ठीक है। मैंने इवेंट फायर किया, मैं वेट नहीं करूँगा उसके कंज्यूम होने का, इसको बोलते हैं एसिंक कम्युनिकेशन, ठीक है, दो सर्विस के बीच में। हाँ जी, इतना समझ आ गया। अब मेरे को इतना पता है कि भाई जब मैंने इवेंट डाला तो इसकी भी तो एक लिमिट होगी। लेट सपोज मैं पहले 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड या फिर बोलूँ इवेंट पर सेकंड डाल रहा था। मैंने एकदम से लोड आया, 10 मिलियन इवेंट्स डाल दिए लेट सपोज एक ही मिनट में, और वो कंज्यूम नहीं हुए, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं हुए। तो क्या होगा, क्या मेरे पास इतनी स्टोरेज है उसको सेव करने की? तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, राइट, बहुत स्केलेबल होना चाहिए। तो इसी को ही हमारे सोल्व करते हैं मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है। मैसेजिंग सिस्टम जिसमें दो तरह के सिस्टम आते हैं अपने पास। सबसे पहला है पबसब, दूसरा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम नहीं है। इसको हम देखेंगे पहले पबसब में एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, फिर हम देखेंगे RabbitMQ का आर्किटेक्चर, ठीक है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। काफका एकदम मस्त कर लेंगे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा कि ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये समझ जाएंगे। और फिर लास्ट में एक प्रोजेक्ट का डिज़ाइन देखेंगे कि प्रोजेक्ट कौन सा हम बनाने वाले हैं, और फिर उसको कोड करेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं उसका कोड दे दूंगा और आप उस कोड को एक्सटेंड करोगे, उसका फ्रंट एंड अच्छे से लिखोगे सब कुछ और अपने रिज्यूमे में डालोगे। ये है आज का हमारा एजेंडा। तो आ जाते हैं हमारी डॉक पे। ये डॉक्स मैं सारी अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये सारी डॉक्स हम कर देते हैं अपडेट, ठीक है। सिंक एसिंक कम्युनिकेशन आप समझ गए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। वाई एसिंक कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको पता है कि जब एक सर्विस ने इवेंट पुश किया तो उसको कोई लेना देना नहीं है कि दूसरी सर्विस उसको कंज्यूम करेगी, कब करेगी, कितना टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि वो उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब वो जो इवेंट कंज्यूम हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वो मिड डेटा स्ट्रक्चर की, जो हमने अभी दिखाया था, जो कि कोई भी एक सर्विस हो सकती है, जो हमारे केस में RabbitMQ एंड काफका है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी आपको एक यूज़ केस बताता हूँ कि काफका और RabbitMQ यूज़ कहाँ होते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके पास जोमेटो है, ठीक है, आपके पास जोमेटो है। मुझे बस रियल टाइम सोचना है कि क्या ऐसा कोई रियल टाइम है जिसमें ये होता है, ठीक है। आपके पास एक जोमेटो की ऐप है, उसमें जो भी A to B एक बंदा आ रहा है, राइट।
अब मुझे इसको लाइव स्ट्रीम करना है। सबसे पहले ये आपके पास क्लाइंट की ऐप है, जो मुझे दिख रहा है मैप A to B एक बंदा आ रहा है, ठीक है। बट जो उसका बैकएंड है, ये जो यूज़र की ऐप है, जो डिलीवरी पार्टनर की ऐप है, उसकी ऐप भी तो उसका कॉन्टीन्यूसली डेटा भेज रही होगी कि वो बंदा कहाँ पे पहुँच गया, कहाँ पे नहीं, राइट। तो ये जा रहा होगा बैकएंड को, उसका GPS। तो ये हमेशा अपनी ऐप तक वो कम्युनिकेट होना चाहिए, राइट। कम्युनिकेट रियल टाइम होते रहना चाहिए। इसको एक तरीका तो करने का है सॉकेट्स, क्योंकि सॉकेट हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट होते रहता है। बट क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि जब मेरा डिलीवरी पार्टनर A से B जा रहा है, ठीक है, जो मेरे को दिख रहा है वो तो ठीक है, सॉकेट्स में मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो बैकएंड में जा रहा है, जो बैकएंड में जा रहा है, क्या जब यूज़र A से B जाएगा और इंटरमीडिएट जब भी वो पहुंचा कहीं, लेट्स सपोज A से A1 पहुंचा, तो क्या मैं A1 बैकएंड को बताने के लिए एक सिंक कॉल मारूंगा? क्या मैं 500 ms एक टाइम लेके चल रहा हूँ, लेट्स सपोज 500 ms है एक डिलीवरी पार्टनर का एक बैकएंड तक, क्या मैं उतना वेट करूँगा कि भाई पहले मैं इधर से इधर गया, ठीक है, मैं बैकएंड को बताऊँगा कि भाई मैं A से A1 पहुँच गया हूँ, मेरी लोकेशन अपडेट कर दो। बैकएंड बोलेगा ठीक है, मैं तुम्हारी लोकेशन स्टोर करके रख लेता हूँ। वो स्टोर कैसे भी कर सकता है, कैश कर सकता है या फिर परमानेंटली MySQL में स्टोर कर सकता है, कैसे भी। बट क्या डिलीवरी पार्टनर की जो ऐप में सब कुछ हो रहा है, वो अपने बाकी सर्विसेज को एक सिंक कॉल मारेगा कि मेरी लोकेशन स्टोर कर लो या फिर कहीं पे परसिस्ट कर लो? नहीं, राइट। क्योंकि इसको कॉन्टीन्यूसली ऑल टाइम पुश करते रहना है अपनी मैट्रिक्स को दोनों साइड, एक तो जोमेटो के बैकएंड में और एक क्लाइंट की ऐप में, राइट, जो कि अल्टीमेटली बैकएंड से ही आ रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कॉल एसिंक होनी चाहिए, ये कॉल असिंक होनी चाहिए। मतलब कि जब जब उसकी लोकेशन हो रही है अपडेट, मैं असिंक बैकएंड को बताता रहूँगा। बैकएंड उसको लेट भी स्टोर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बैकएंड में उसको टाइम की दिक्कत नहीं है स्टोर करने में, बस मुझे जो क्लाइंट को दिखाना है वो सॉकेट्स के थ्रू ऑलमोस्ट रियल टाइम अगर हो रहा है, तो बैकएंड में जो लोकेशन मैं परसिस्ट करना चाह रहा हूँ कि डिलीवरी पार्टनर A से B कौन कौन से पॉइंट्स से गया, उसमें टाइम अगर थोड़ा लग भी रहा है तो देयर इज़ नो वरी, राइट, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक यूज़ केस है कि जहाँ पे हमें रियल टाइम अचीव करना होता है हम सॉकेट से कर लेते हैं, बट उस रियल टाइम में अगर हमें कहीं स्टोर करना है तो उसको हम पुश कर देंगे एज अ एसिंक इवेंट, जिसको कोई भी कंज्यूम करे, अपना स्टोर कर ले, हमें नहीं पता, हमने पुश कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो कि व्हेन टू सर्विसेज कम्युनिकेट दे वेट फॉर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट और थ्रो एनी एरर, राइट। जब तक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती या फिर एरर नहीं आता तब तक वो वेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंक कम्युनिकेशन, ठीक है। एसिंक का कम्युनिकेशन क्या है कि हमने एक बार पब्लिश कर दिया इवेंट, और वो इवेंट जब कंज्यूम होगा तो वो जो भी आगे होना है हो जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, राइट। वाई एसिंक कम्युनिकेशन ये भी पढ़ सकते हो कि एक तो डीकपल हो रहा है, दूसरा स्केलिंग इंडिविजुअली इज़ अ बेटर डील एज़ कम्पेयर टू मोनोलिथिक कोड को पूरा स्केल करना, जबकि अपनी हर एक सर्विस को स्केल करने की ज़रूरत ना हो सकता है। नाउ इफ़ वन सर्विस गेट हाई RPS तो ठीक है। ऑल्सो इफ़ सर्विस गोज़ डाउन, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब सबसे पहला पैटर्न जो एसिंक कम्युनिकेशन का है, बेसिकली है क्या, एक डेटा स्ट्रक्चर ही तो है। एक A सर्विस B सर्विस को कम्युनिकेट करती है कि भाई मैंने इवेंट पुश कर दिया है E1, तुझे जब कंज्यूम करना है कर लेना C1। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसकी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, अलग अलग पैटर्न है। सबसे पहला पैटर्न है पब सब, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। तो यहाँ पे है क्या, मल्टीपल पब्लिशर इवेंट्स डाल रहे हैं, सब्सक्राइबर इवेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा मिडलवेयर है, एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें एक सर्विस पब्लिश करेगी इवेंट और शेयर्ड रिसोर्स होगा जो कि जहाँ से कोई भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसका फ़ायदा क्या है, फॉल्ट टॉलरेंट है, ठीक है। पब सब मॉडल जो कि अपना काफका, इसको हम बोलते हैं इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ये भी हम इसको बोलते हैं। ये सब आप पढ़ लेना, बट मैं आपको बताता हूँ फटाफट पब सब होता क्या है, ठीक है। और सबसे पहली बात, ये पैटर्न उनके लिए सूटेड है जहाँ पे मल्टीपल सब्सक्राइबर को सेम मैसेज चाहिए, ठीक है। ये आपको तब समझेगा जब हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी समझ लेंगे। सबसे पहले पब सब का मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोड्यूसर है मेरे, ठीक है। एक मेरे पास शेयर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, मल्टीपल कंज्यूमर है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर P1 है, ये प्रोड्यूसर P2 है, ये प्रोड्यूसर P3 है।
ये अपने इवेंट डाल रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं C1, C2, C3। अगर मेरा P1 ने E1 डाला इवेंट, तो E1 इवेंट C1 भी कंज्यूम कर सकता है, C2 भी कंज्यूम कर सकता है, C3 भी कंज्यूम कर सकता है। अब कंज्यूमर ग्रुप कुछ कुछ होता है जो कि हम अभी देखेंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि E1 कंज्यूम कर सकते हैं मल्टीपल कंज्यूमर, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, जो कि सिर्फ मैसेज पुश करने के काम नहीं आता, बहुत काम आता है अलग अलग चीज़ों में। सबसे पहले इसमें एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, ठीक है। अब सोर्स और सिंक कोई भी हो सकते हैं, दो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। सोर्स में मेरा क्या हो सकता है, एक कोड, ठीक है। मेरा एक सर्वर हो सकता है जो इवेंट पुश करता है, जिसमें कोई डेटा हो सकता है, लेट सपोज यूज़र का डेटा है, उसकी आईडी, उसका नेम, ये सब। अब ये डेटा मैं क्या कर सकता हूँ, सिंक में एक माई सीक्वल का इंस्टेंस बिठा सकता हूँ, जिसमें क्या होगा कि मेरे कोड ने एक इवेंट पुश कर दिया। अब उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो कब स्टोर हो माई सीक्वल में, चाहे कितना भी टाइम लगे। उसने एक इवेंट पुश कर दिया और अपना कोड चालू रखा जो आगे का है, राइट। तो नॉन ब्लॉकिंग उसने एक इवेंट पुश कर दिया जो कि ये सर्विस के कोड को ब्लॉक नहीं करेगा। एक बार इवेंट यहाँ पे चला गया तो वह ये पाइपलाइन में स्ट्रीम होगा। अब इसको कितने भी सिंक कंज्यूम कर सकते हैं, माई सीक्वल कर सकता है, अमेज़न का S3 कर सकता है, राइट। कोई और एक सर्विस चल सकती है जिसको मैं अगेन कोड बोल देता हूँ सिंपल टर्म्स में, सर्वर, जो अगेन कंज्यूम कर सकता है। तो एक काइंड ऑफ पाइपलाइन है जिसमें इवेंट जाते हैं और कोई भी कितने भी लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये है एक पैटर्न, काफका इसके ऊपर बेस्ड है, जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे काफका को। अब दूसरा जो है वो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर, जनरली इसको हम बोलते हैं क्यू, ठीक है। ये क्यू क्या हो सकती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी हो सकता है कि ऑर्डर्ड मैसेज भी हो, कि जो पहले मैसेज हमने पुश किया वो पहले ही जाएगा, राइट। या फिर प्रायोरिटी हो सकता है कि कोई भी मैसेज सेम प्रायोरिटी के साथ नहीं, अलग अलग प्रायोरिटी के साथ जाएगा, जिसकी हाई प्रायोरिटी है वो सबसे पहले कंज्यूम होगा। ये भी हो सकता है, जो कि फेसबुक यूज़ करता है प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू, ठीक है। उसका मैं लिंक डाल दूंगा उसके ब्लॉग का, पढ़ सकते हो। दूसरा कि ये पढ़ो, मेन चीज़ ये है, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या है। देखो ये क्यू है, ठीक है, इसमें मल्टीपल मैसेजेस हैं, मल्टीपल इवेंट्स हैं या मैसेजेस बोल सकते हो, ठीक है, जो पुश हो रहे हैं लगातार कहीं से, ठीक है, यहाँ पे पुश हो रहा है। बट मैं बोलता हूँ इसको कंज्यूम मल्टीपल टाइम्स बार लोग नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं मैनी टू वन मैपिंग, कि पुश तो मल्टीपल लोग कर सकते हैं उस क्यू में, बट जो कंज्यूम है वो एट अ टाइम एक ही इंस्टेंस कंज्यूम कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। यही है उसका मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिशर सब्सक्राइबर एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल। मैं ये बोलता हूँ अगर मेरे 4 कंज्यूमर है, लेट सपोज, कंज्यूमर अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई सर्विस है लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जनरली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मॉडल हमारा यूज़ होता है माइक्रो सर्विसेज की कम्युनिकेशन में, और पब्लिशर सब्सक्राइबर माइक्रो सर्विसेज और प्लस अलग अलग सिंक उसमें हो सकते हैं, लाइक DB, लाइक सम S3, लाइक कुछ भी है ना, बट ये मेनली यूज़ होता है माइक्रो सर्विसेज में। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कंज्यूमर C1 है, ये मैसेज अपना M1 है, ये मैसेज अपना M2 है, ये मैसेज अपना M3 है। एक बार M1 कंज्यूम कर लिया C1 ने, अब ये सेम टाइम पे C2 के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर ये बोलूँ कि लेट सपोज मेरी सर्विस है, उसके मल्टीपल डब्बे चल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कंटेनर या फिर टास्क डॉकर के। ये मेरा सर्विस का टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ठीक है। अगेन ये 2 टास्क है, मतलब है एक ही सर्विस के, बस इसके मल्टीपल इंस्टेंस चल रहे हैं, राइट। स्केल आउट हो चुकी है अपनी सर्विस। ये एक ही कंज्यूमर है C1। और अच्छे से समझाता हूँ, लेट सपोज एक ही पब्लिशर है P1, एक ही कंज्यूमर है C1, ठीक है। अब उसके मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। अब मैं ये बोलता हूँ M1 अगर T1 ने कंज्यूम कर लिया, और अगर मैं अलाउ करूँ T2 को भी कंज्यूम करने में, M1 इसके पास भी आ गया, M1 इसके पास भी आ गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैसेज को कंज्यूम करते हैं और डेटाबेस में राइट करते हैं, डेटाबेस में राइट करते हैं। तो मुझे एक्स्ट्रा ऑपरेशन लिखना पड़ेगा कि लेट सपोज इसके 2 इंस्टेंस है, डेटाबेस का इंस्टेंस एक ही है, तो मैं बोलता हूँ M1 इसने भी कंज्यूम किया था, इसने भी कंज्यूम किया था, एक बार इसने राइट किया लेट सपोज 12:01 पे, और 12:01 पे दूसरे बंदे ने भी राइट कर दिया, ठीक है। तो ओवरराइट चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जिसको मैं बोलूँगा कि मेरी DB की राइट क्वेरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, राइट क्वेरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि M1 का एक विजिबिलिटी टाइम आउट होता है। विजिबिलिटी टाइम आउट का मतलब एक बार M1 कंज्यूम हो गया तो उसका एक कुछ टाइम के लिए वो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, ये अवेलेबल नहीं रहेगा। M1 इसमें जाएगा, लेट सपोज उसका विजिबिलिटी टाइम आउट है 100 ms, ठीक है। अगर M1 100 ms के अंदर प्रोसेस नहीं हो पाया तो यहाँ से एक एरर थ्रो होगा और इससे ये पता चलेगा कि M1 यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पाया, T1 में उसने कोई ना कोई एरर थ्रो करा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन या कुछ भी। इसका मतलब है अब M1 दूसरों के लिए अवेलेबल है, अब M1 दूसरों के लिए अवेलेबल है। एक बार कंज्यूम हुआ था, वापस आ गया। अब T2 ने कंज्यूम किया, एक बार कंज्यूम हुआ, दोबारा एरर आ गया, ठीक है। तो 2 बार कंज्यूम हुआ, इसको हम बोलते हैं रीट्राई। कितनी बार रीट्राई हुआ है? 2 बार। तो वैसे ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर में हम रीट्राइज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 2, 3, 4। इसका मतलब कोई ऐसा मैसेज जो बार बार कंज्यूम हुआ है बट हमेशा उसमें एरर आया है, इसका मतलब वो मैसेज डिफ़ॉल्ट हो सकता है या फिर अपनी सर्विस फट रही है कहीं ना कहीं ऐसा कोई कंपोनेंट है जो मैसेज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो इसको परसिस्ट करने के लिए हम बनाते हैं DLQ, डेड लेटर क्यू। इसको हम बोलते हैं क्यू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं DLQ, मतलब वो वाले मैसेजेस जो सही से कंज्यूम नहीं हो पाए, जितनी हमने रीट्राइज कॉन्फ़िगर की थी वो सारी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। मतलब 2 मैंने अगर की थी तो 2 की 2 बार वो प्रोसेस हुआ है बट दोनों बार एरर आया है, तो वो मैसेज हमेशा कंज्यूम नहीं होता रहेगा, वो DLQ में आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाद में देख सकते हो कितने मैसेज मेरे DLQ में है और मैसेज का पेलोड उठा सकते हो और उसको ड्राई रन कर सकते हो अपनी सर्विस में डाल के कि भाई क्यों मेरी सर्विस फट रही है। तो काइंड ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर इज़ अ मॉडल फॉर एसिंक कम्युनिकेशन बट विद सिंक। सिंक मतलब मैसेज को एक बार कंज्यूम कर लिया तो मल्टीपल उसके इंस्टेंस कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका सब कुछ सिंक में रहता है, ठीक है। सब कुछ इन ऑर्डर चलते रहता है। तो पब्लिशर सब्सक्राइबर इज़ लाइक मैंने पुश कर दिया, जितने भी लोगों को कंज्यूम करो, आई डोंट केयर। प्रोड्यूसर कंज्यूमर इज़ लाइक मैंने पुश कर दिया, आई डोंट केयर बट आई केयर अबाउट द मैसेज डिलीवरी, राइट। जब वो डिलीवर हो रहा है उसकी मैं केयर करता हूँ कि भाई वो डिलीवर हो कैसे रहा है, राइट। तो इसकी एग्जांपल है RabbitMQ। तो सबसे पहले आते हैं RabbitMQ को देखने कि RabbitMQ में क्या है। सबसे पहले मैसेज आया, NQ किया, NQ मतलब डालना, मैसेज क्यू है, वैसे जो मैंने समझाया DQ किया, ठीक है। जो बीच में है उसको बोलते हैं ब्रोकर, ब्रोकर मतलब मिडल मैन, ठीक है। ये सब काम का नहीं है, काम का ये है। RabbitMQ में सबसे पहले कंपोनेंट्स कितने होते हैं? एक होता है एक्सचेंज, ठीक है, और फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर मैसेज, एक्सचेंज, बाइंडिंग, एडवांस मैसेजिंग, क्यू, प्रोटोकॉल, एक्सेस, ये सब। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये ब्रोकर है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब ब्रोकर को भी उन्होंने फर्दर हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले एक्सचेंज, ठीक है, दूसरा है क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने एक मैसेज पुश किया, तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सचेंज। डायरेक्ट एक्सचेंज क्या है, उसके पास एक बाइंडिंग की होती है, ठीक है। उसको पता है कि भाई बाइंडिंग की लेट सपोज 1 है ना, 1 का मतलब है उसको Q1 में भेजना है। अब एक ब्रोकर के पास मल्टीपल क्यूज़ हो सकती हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर पैटर्न क्या है। अब उसको पैटर्न को कैसे भी यूज़ करके कोई भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वैसे ही RabbitMQ ने किया। RabbitMQ ने कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स डाल दिए। सबसे पहला कंपोनेंट है उनके पास, सबसे पहला कंपोनेंट उनके पास एक्सचेंज, दूसरा है क्यू, और इन दोनों के बीच में जो है उनको बोलते हैं वो बाइंडिंग, ठीक है। इसको उन्होंने बोला ब्रोकर, ठीक है। इसको उन्होंने बोल दिया एक्सचेंज, इसको उन्होंने बोल दिया क्यू। अब आप इसमें एक भी क्यू रख सकते हो, मल्टीपल भी रख सकते हो, ठीक है। तो लेट सपोज ये एक क्यू है, ये दूसरी क्यू है, ये तीसरी क्यू है, ये चौथी क्यू है। इसमें मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है, मैसेजेस पुश हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब है ये एक ही क्यू में पुश करेगा। यहाँ से प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, इसके पास एक की होगी, ठीक है, 0-1 की है लेट सपोज, इसके पास बाइंडिंग की 0-1 है, इसने राउट कर दिया डायरेक्ट उस क्यू में, और इसका जो भी कंज्यूमर है वो उसको कंज्यूम कर लेगा। आई होप कि आपको समझ रहा होगा। RabbitMQ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट एट द एंड आपको सीधा इंपोर्ट करके यूज़ करना है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कल को हम लाइव कोडिंग करेंगे ये सब, राइट। तो उसमें हम हो सकता है कि ऐसे एडवांस चीज़ें भी कर रहे हूँ, मैं ये भी काफका का कुछ एक छोटा सा ब्रोकर बना रहे हूँ, राइट। तो तब आपको ये सब कर लेना है। तो राउटिंग पैटर्न है अलग अलग। पहला है कि सीधा की टू की मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग। उसकी की है 1, मैंने बाइंडिंग की दी 1 मतलब पहली क्यू में डाल दो, दैट्स इट।
दैट इज़ डायरेक्ट एक्सचेंज। दूसरा है फैन आउट। हेयर इन दिस केस मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड टू एवरी क्यू, मतलब कि उस ब्रोकर में जितनी भी क्यूज़ हैं सबको वो मैसेज दे दिया जाता है, Q1 Q2 Q3, इसको बोलते हैं फैन आउट करना, ब्रॉडकास्ट करना। फिर है टॉपिक एक्सचेंज। इट इज़ द केस वेयर राउटिंग की इज मैच्ड विद पैटर्न, मतलब रेगेक्स। जिनको रेगेक्स पता होगा उनको पता है कि करैक्टर्स यूज़ होते हैं स्टार या फिर हैश, है ना। जैसे उसने क्या बोल दिया कि लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ किसी का नाम है लव और उसके बाद स्टार, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि लव प्रीत, लव सिंह, लव लव कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये ऐसे वाइट स्पेस करैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं कि लेट्स सपोज पहली क्यू का आईडी है 011, दूसरे की है 012, तीसरे की है 013, चौथे की है 014। बट टॉपिक में मैंने क्या बोला कि 01 उसके बाद कुछ भी हो सब में मैसेज डाल दो। तो अगर पांचवी क्यू की आईडी है 013, राइट, उसमें भी जाएगा। छठी क्यू की अगर 022, तो क्योंकि 01 से वो स्टार्ट नहीं होता तो उसमें नहीं जाएगा। तो काइंड ऑफ पैटर्न मैचिंग है ये। उसके बाद है हेडर एक्सचेंज। तो बेसिकली हेडर में डाल दिया जाता है कि कहाँ पे डालना है। तो मेनली जो यूज़ होता है डायरेक्ट एक्सचेंज एंड टॉपिक एक्सचेंज, ठीक है। क्योंकि टॉपिक से आप क्या दे पा रहे हो, किसी को टैग कर पा रहे हो, ठीक है, और डायरेक्ट से आप डायरेक्टली बता रहे हो इसमें पुश करना है, और टैग से आप क्या करते हो कि लेट्स सपोज मुझे पेमेंट सर्विस है, राइट, यूज़र को पेमेंट सर्विस की क्यू में डालना है यूज़र, और लेट्स सपोज उसकी ईमेल सर्विस है, ईमेल में भी यूज़र डालना है। तो उसको पता है कि अगर किसी क्यू की आईडी यूज़र से स्टार्ट होती है, यूएस से, ठीक है, तो उनमें डाल दो। तो काइंड ऑफ टैगिंग हो जाती है इससे। तो उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट है RabbitMQ के। सबसे पहले प्रोड्यूसर, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। मैसेज मतलब कुछ भी हो सकता है, पेलोड, उसको मैसेज बोलते हैं। TCP कनेक्शन या हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। TCP सबको पता होगा कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें एक हैंडशेक होता है, उसके बाद कनेक्शन बैठता है, उसके बाद ही कम्युनिकेशन होती है, राइट। पहले एक सिंपल टेस्टिंग होती है कि भाई कैसा है, बोलता है मैं ठीक हूँ, वो बोलता है फिर मैं भी ठीक हूँ, एक इंट्रोडक्शन हो जाती है, फिर होता है आगे कम्युनिकेशन। तो जब भी हम प्रोड्यूसर से कुछ पब्लिश करते हैं तो पहले एक कम्युनिकेट करते हैं, वो 3 वे हैंडशेक, उसके बाद ही कम्युनिकेट होता है। तो एक्सचेंज क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग मैसेज टू डिफरेंट क्यूज बेस्ड ऑन डिफरेंट लॉजिक विच इज़ डायरेक्ट एक्सचेंज, फैन आउट एटसेट्रा। बाइंडिंग इज़ अ पाथवे, राइट, बिटवीन एक्सचेंज एंड क्यू देर इज़ अ पाथ विच इज़ कॉल्ड बाइंडिंग। डजंट मेक सेंस। राउटिंग की हमने अगेन देखा, राउटिंग की मतलब डायरेक्ट अगर की मेंशन की है या फिर कोई पैटर्न मेंशन किया है तो वो जो पैटर्न या फिर की है उसको बोलते हैं राउटिंग की, जो काम आती है ब्रोकर नहीं बोलूँगा मैं, जो काम आती है एक्सचेंज टू क्यू जाने में, पाथ डिफाइन करने में, उसको बोलते हैं राउटिंग की। AMQP के ऊपर ही RabbitMQ लिखा गया है, ठीक है। मैसेजिंग क्यू प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल अगेन अ सेट ऑफ रूल्स जिसको फॉलो किया जाता है। अगर मैं कल को कोई सर्विस लिखता हूँ यूजिंग AMQP, मतलब कुछ ऐसे रूल्स होंगे। लेट सपोज एक ऐसा रूल है कि आपको उसमें मल्टीपल क्यूज़ को मैसेज पब्लिश करने की कैपेबिलिटी देनी है। तो AMQP को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं ऐसा करना चाहूँगा, तो मैं अपनी कोई ऐसी एल्गोरिदम लिखूंगा जिसमें बेस्ड ऑन सम लॉजिक आई विल पब्लिश समथिंग टू मल्टीपल क्यूज़ लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं RabbitMQ, जिसमें आपने देखा एक्सचेंज होता है, बाइंडिंग होता है, राउटिंग की होता है, क्यू होता है, इसको बोलते हैं ब्रोकर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। ये है RabbitMQ, ठीक है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब कल को हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, इन सब को यूज़ करेंगे, मैं टर्म्स यूज़ करूँगा, ब्रोकर, कंज्यूमर, ये वो, तो आपको सब कुछ पता रहे कि भाई है क्या क्या, राइट। अब देखते हैं काफका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफका अपना इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो यहाँ पे वेब भी कर रहा है इवेंट पब्लिश, राइट। कस्टम कोई ऐप है वो भी कर रही है, कोई माइक्रो सर्विस भी इवेंट पब्लिश कर रही है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकता है, जैसे कि हमारी कंपनी में अलर्ट्स होते हैं कि भाई CPU स्पाइक हो गया। अगर वो CPU यूजेज मोर देन 80% हो जाती है तो एक अलर्ट भेज दो, तो मॉनिटर से एक इवेंट पब्लिश होगा, ठीक है। अब उस इवेंट को स्लैक कंज्यूम कर सकता है, व्हाट्सएप कंज्यूम कर सकता है, जिससे आपको मैसेज या फिर एक व्हाट्सएप कॉल आ सकती है, राइट। तो ये सब है। तो एनालिटिक्स है, जैसे कि अगेन तुम डिफरेंट प्लेटफॉर्म इवेंट पब्लिश कर सकते हैं, और ये होते हैं सोर्स, और सिंक उसके कुछ भी हो सकते हैं, NoSQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस, Hadoop अपना हो गया फाइल सिस्टम, राइट। ये सब हो सकता है। तो इसको बोलते हैं इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विद मल्टीपल प्रोड्यूसर एंड मल्टीपल कंज्यूमर। तो ये अगेन अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरह की लेयर्स होती हैं काफका में। सबसे पहले ये कंप्यूट लेयर, सेकेंड है स्टोरेज लेयर।
स्टोरेज लेयर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्यों? क्योंकि उसी में सब कुछ आता है, ब्रोकर, टॉपिक्स, पार्टीशंस, रेप्लिकेशन, कि आप जो भी सेंड करते हो उसको स्टोर करा कैसे जाता है, राइट? प्रोड्यूस और कंज्यूम कैसे होता है वो तो पता ही है, बट स्टोरेज कैसे होती है वो हम देख रहे होंगे। कंप्यूट लेयर अगेन एक ऐसी सेट ऑफ APIs हैं जो काफका की तरफ से आपको दी जाती हैं आपकी लाइफ ईजी करने के लिए। उनको समझना जरूरी नहीं है एज ऑफ नाउ, हम सीधा काफका को यूज़ करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो स्टोर कैसे हो रही हैं चीज़ें उनको देखना जरूरी है, राइट? तो स्टोरेज लेयर हम देख रहे होंगे। तो ये सब आपके पढ़ने के लिए है, एक एक चीज़, काइंड ऑफ एक ब्लॉग है ये जो मैंने लिखा है खुद से आपके लिए, तो ये आप देख सकते हो। कुछ कुछ ये डायग्राम जहाँ से रेफरेंस लिया मैंने डाला हुआ है। काफका टॉपिक्स, अब कुछ कुछ कंपोनेंट्स हम काफका में कर रहे होंगे डिस्कस। तो आ जाते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे। तो काफका जो कि अगेन एक डेटा स्ट्रक्चर है एसिंक कम्युनिकेशन के लिए, बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट है टॉपिक्स। देयर एब्स्ट्रैक्टेड कंटेनर्स हैविंग लॉग्स डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ अपेंड ओनली वेन एवर वी राइट सम मैसेज टू एनी टॉपिक दैट इज अपेंड। दीज लॉग्स एनेबल अस टू डिलीवर थ्रू आउटपुट इन आउट एज आई टॉपिक स्टोर इन दिस ओके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताता हूँ टॉपिक्स होता क्या है। सबसे पहले एक टॉपिक लेते हैं, टॉपिक में लॉग फाइल स्टोर होती है, सबसे पहली लॉग फाइल, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। लॉग फाइल एक ऐसी फाइल है जो अपेंड ओनली है। मैंने अगर यहाँ पे इवेंट पुश किया E1, जिसका कुछ भी पेलोड हो सकता है, E1 क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट एक लॉग फाइल में, ठीक है। ये इतना E1 था। अब लेट सपोज मैंने पुश किया E2 होगा अपेंड, ओवरराइड कुछ नहीं होता। अपेंड मतलब एट द एंड जहाँ पे वो E1 ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू हो जाएगा E2, ठीक है। ये लॉग फाइल ख़त्म हो गई मान लो, तो इसको स्टोर कर लिया जाएगा अपनी हार्ड डिस्क में। कुछ भी टेम्परेरी बफर यूज़ नहीं किया जाता। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप C में कभी कोड किए हो तो आपको पता होगा कि हम बफर्स यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम, जो कि होते हैं इन मेमोरी। ओब्वियसली बफर एक एरे है, एक लिस्ट है, आप उसको DB में तो नहीं डाल रहे, इन मेमोरी ही होगा, राइट। तो क्योंकि ये काफका हमारी हाई थ्रूपुट वाली सर्विस है, अवेलेबल हाईली थ्रूपुट और फॉल्ट टॉलरेंट सर्विस है, तो इसको हमें ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे इसमें डेटा लॉस कम हो और थ्रूपुट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो पाए, राइट। मैं बहुत सारे इवेंट, मिलियन ऑफ इवेंट पुश कर पाऊँ, तो उसको बोलते हैं हाई थ्रूपुट। तो मैं ये बोलता हूँ इसको डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने क्या सोचा, सबसे पहले उन्होंने लॉग फाइल बनाई, ठीक है, जो कि HDD या फिर आपकी स्टोरेज में स्टोर होगी, ठीक है। वो एक टेम्परेरी बफर इन मेमोरी में स्टोर नहीं होगी टू प्रिवेंट डेटा लॉस, ठीक है। ओके, इतना समझ गए। ओके, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले ये होता है टॉपिक, एक ऐसी नाम दे दिया गया है ताकि हम कल को बोल सकें कि भाई टॉपिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें लॉग फाइल्स रहती हैं, ठीक है। वो लॉग फाइल्स अपेंड ओनली होती हैं। देखो, एक टॉपिक को इन्फानाइटली स्केल हम नहीं कर सकते, एक टॉपिक को हम इन्फानाइटली स्केल नहीं कर सकते। एंड ये भी है कि एक ही टॉपिक सब कुछ सर्व नहीं करना चाहिए। लेट सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे DB में एक पार्टीशनिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल है लेट सपोज DB में, ठीक है, ये आपके कॉलम्स हैं, ओके, ये आपका टेबल है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि मुझे एक क्वेरी आती है जैन मंथ का डेटा लेने के लिए, एक क्वेरी आती है फेब मंथ का डेटा लेने के लिए। तो भाई अगर मेरे पास सिर्फ 2 महीने की क्वेरीज आती हैं, 10,000 मेरी जैन की क्वेरी आ रही हैं, 10,000 मेरी फेब मंथ की डेटा लेने के लिए क्वेरी आ रही हैं, बट मेरा इंस्टेंस तो एक ही है, इंस्टेंस तो एक ही है। तो अगर इस इंस्टेंस की मुझे थ्रूपुट बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ अभी मैं फाइनली 20,000 क्वेरीज को सर्व कर पा रहा हूँ इन टोटल, बट व्हाट इफ़ आई कैन पार्टीशन दिस डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, जैन वाला डेटा ऊपर रख देता हूँ और फेब वाले का एक नया इंस्टेंस बना देता हूँ, ठीक है। एक इंस्टेंस I1 जिसमें जैन का डेटा है, एक इंस्टेंस I2 जिसमें फेब का डेटा है, ठीक है। तो क्वेरी जब जाती है तो मैं इसको बोलता हूँ ये है पार्टीशन 1, ये है पार्टीशन 2। P1 मतलब जैन का डेटा, P2 मतलब फेब का डेटा। तो यहाँ पे जो पहले 20,000 क्वेरीज जा रही थी अब सिर्फ 10,000 जाएंगी, मतलब जनवरी की अगर 10,000 और ज़्यादा क्वेरीज आ जाएंगी तो मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। सिमिलरली P2 में अगर 10,000 जा रही हैं और फेब की 10,000 आ जाएंगी तो मैं उसको भी हैंडल कर पाऊंगा, तो थ्रूपुट इससे बढ़ जाएगी।
तो इसलिए हम टॉपिक्स को क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं बेस्ड ऑन सम पार्टीशनिंग की। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉलम अगर डेट है तो डेट के बेस पे मैंने इसको पार्टीशन किया, जिसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। वैसे ही टॉपिक को पार्टीशन किया जाता है। तो मैं इस टॉपिक को अगर मैं इरेज कर दूं और मैं बोलूं कि ये टॉपिक अगर T1 था, T01 ये टॉपिक था, अब इसमें 2 पार्टीशन हो गई हैं। अब इसमें 2 पार्टीशन हो गई हैं, पहली P01 दूसरी P02। ठीक है, अब ये ज़्यादा थ्रूपुट, क्योंकि काफका का काम ही है कि बहुत सारे इवेंट्स को ले पाना, थ्रूपुट बहुत सारी हाई रखनी है हमें। सबसे पहला है पार्टीशन। ये जो भी हो रहा है ये हो रहा है एक ब्रोकर के अंदर। अगेन एक नाम है एक ब्रोकर है जो डिफरेंट पार्टीशंस को पकड़ के रखता है। हाउ काफका पार्टीशनिंग वर्क, व्हेन अ टॉपिक इज पार्टीशन इनटू मल्टीपल पार्टीशन, देन हाउ काफका विल डिसाइड दैट मैसेज विल गो टू विच पार्टीशन। इट डिपेंड्स ऑन द मैसेज विच हैज़ ID, एंड ये वो वाली ID है जिसको यूज़ करके डिसाइड किया जाएगा कि किस पार्टीशन में इसको जाना है। अगर कोई ID नहीं है तो वो राउंड रॉबिन होगा। राउंड रॉबिन क्या होता है आप पढ़ लेना, मतलब एक रैशनल ऑर्डर्स में कोई बायस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, एक रैशनल ऑर्डर है, राइट। मैं पहले 1 2 3 4 ऐसे सिलेक्ट करूँगा, तो ये है राउंड रॉबिन। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर आप की नहीं दोगे, अगर की दोगे तो उस की के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये आपको दिख रहा होगा ब्रोकर। अब ये ब्रोकर आप बोलोगे कि मल्टीपल कैसे हो गए, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये जो हमने बनाया है ये तो एक छोटा सा स्टेट है, ठीक है, दुनिया अभी बाकी है। तो ये सबसे पहला है जो हमने बनाया था। अब मैं बोलता हूँ जो हमने बनाया था उसको बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है, अब मेन चीज़ को ध्यान में रखा गया है, वो चीज़ है थ्रूपुट। अब सबसे पहले उन्होंने ब्रोकर B1 बना दिया, B2 बना दिया, जितना हो सकता है वो उसको डिवाइड कर रहे हैं। और थ्रूपुट ही मेन नहीं है, फॉल्ट टॉलरेंस भी मेन है। कैसे मैं बताता हूँ। तो इन ब्रोकर्स में उन्होंने क्या किया, मल्टीपल टॉपिक्स रख दिए, ठीक है, एंड उन टॉपिक्स की मल्टीपल पार्टीशंस कर दी। ठीक है, B01 B02 B03 लेट सपोज 3 ही टॉपिक थे और 2 पार्टीशन हुई हैं सबकी। तो ये T01 P01 T01 P02, ठीक है, ये T02 P01 T02 P02 T03 P01 T03 P02। मतलब ये पहले टॉपिक की पहली पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन, दूसरे टॉपिक की पहली पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन। बट ऐसे होता नहीं है कि इतना ज़्यादा यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है। जैसे आप पे देख रहे होगे कि अलग अलग, जैसे टॉपिक A यहाँ पे है, उसकी पहली पार्टीशन यहाँ पे है, और वही टॉपिक की दूसरी पार्टीशन ब्रोकर दूसरे वाले में, और वही टॉपिक की तीसरी पार्टीशन तीसरे वाले ब्रोकर में। तो ऐसे होता है, अलग अलग ब्रोकर्स, डीकपल किया गया है इनको। और ये सारे जो ब्रोकर्स चलते हैं इनको बोलते हैं एक काफका क्लस्टर। ठीक है, काफका क्लस्टर। अगर कल को कोई बोलेगा कि भाई फेसबुक कितने काफका क्लस्टर चलाता है, हज़ारों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ स्केल क्या है उनका। तो ये एक काफका क्लस्टर है, अब ये एक और काफका क्लस्टर है, ये एक और काफका क्लस्टर है, ये एक और काफका क्लस्टर है। उसमें बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर के और अंदर जाओ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और सारे टॉपिक्स में अंदर जाओ तो इनकी बहुत सारी पार्टीशंस हैं। ठीक है, इन पार्टीशंस को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। काफका इनको डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करता है ताकि वो फॉल्ट टॉलरेंट रह पाए। ऐसा नहीं है कि एक ब्रोकर अगर मर गया तो उसमें जितनी भी पार्टीशन, मतलब उसमें एक टॉपिक था, लेट्स सपोज सारी की सारे पार्टीशन एक ही ब्रोकर में थे तो सारी पार्टीशंस ख़त्म। ठीक है, पर आप ये बोल सकते हो कि भाई व्हाट इफ़ पूरा क्लस्टर ख़त्म, व्हाट इफ़ पूरा क्लस्टर ख़त्म। इसीलिए यहाँ पे आता है रेप्लिकेशन। अगर मैं आपको कल को बोलूँ कि भाई एक सर्वर है ना, एक सर्वर है, एक मतलब कंप्यूटर है बेसिकली, ठीक है, वो आपके सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट आती हैं, ये आपका सर्वर है। तो मैं ये बोलता हूँ कि पावर चली गई, पावर ख़त्म, इस सर्वर की इन मेमोरी में जो था, जो रैम में था, सब ख़त्म। आप बोलोगे यस। मैंने बोला इससे भी बुरा क्या हो सकता है, सर्वर क्रैश, आग लग गई सर्वर को, तो क्या होगा? क्या सर्वर की एक कॉपी रखना ज़रूरी नहीं था? बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, 2 सर्वर और रख लो,
जो भी सर्वर में मेन चेंज होगा वो इसको भी बता दो, इसको भी बता दो, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगा दो। अब कल को अगर ये सर्वर S1 डाउन हो जाए तो ये सारी रिक्वेस्ट S2 को जाएंगी, ठीक है। अगर ये पहले मास्टर था, ये रेप्लिका 1 था, ये रेप्लिका 2 था, अब अगर मास्टर गया तो रेप्लिका 1 को मास्टर बना देंगे, ठीक है, और रेप्लिका 2 को रेप्लिका 1 बना देंगे। मैंने कहा सही है, बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन हमें हमारे कैंपस में ब्राउज़र स्टैक ने पूछा था C++ में, कि 3 सर्वर हैं, एक सर्वर डाउन चला गया, दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही हैं और फिर सर्वर पहला वापस आ गया, तो आपको ये भी पता है तो सारी रिक्वेस्ट उसको देनी है। तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि नहीं हुआ था हमसे। तो ये है, ओके। अब काफका क्लाइंट, काफका कनेक्ट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अभी यूज़ करने नहीं वाले। UI चीज़ें हम कम ही यूज़ करते हैं, सब कुछ टर्मिनल में करते हैं। ईच ब्रोकर इज़ अ मिनी सर्वर दैट इंक्लूड सम पार्टीशंस एंड टॉपिक्स. What happens when we scale Kafka running in Docker containers? When we scale any Kafka service, it will add new broker instance and will load. समझ रहे हो ना कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेप्लिकेशन जो हमने डिस्कस किया था, when Kafka instances are running in multiple containers but they are prone to failure, so to prevent that Kafka has a leader and follower mechanism, वही master replica. When one instance is about to die, then the other will become leader. Writes and read happen on the leader, but leader always take follower together. मतलब लीडर में जो भी चेंज हो रहा है वो अपने फॉलोअर को बताता रहेगा। अगेन काफका प्रोड्यूसर कंज्यूमर सेम एज रैबिट MQ। यहाँ पे कुछ जावा की क्लासेस लिखी हुई हैं जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब आता है कि इसमें कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है, ठीक है। पार्टीशंस को कैसे कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर, और कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले काफका बना लेते हैं। यहाँ पे ये लेट सपोज अपना काफका का स्ट्रक्चर है, उसमें एक टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, मल्टीपल पार्टीशंस हैं। सिंपल रखते हैं चीज़ों को, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। यहाँ पे है आपका टॉपिक T1, ठीक है, ये ब्रोकर B1 है लेट सपोज, और उसमें मल्टीपल आपके पास क्या हैं, मल्टीपल पार्टीशंस हैं, P1 P2 P3, और 3 कंज्यूमर हैं, C1 C2 C3। रैबिट MQ में तो आपको पता था कि एक मैसेज एक कंज्यूमर ने अगर कंज्यूम कर लिया तो सेम मैसेज कुछ टाइम के लिए विजिबल नहीं होगा दूसरों के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नेचर है इसका। तो देखते हैं, मल्टीपल पार्टीशंस कैन बी कंज्यूम्ड बाय मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स साइमल्टेनियसली, ओके। ईच कंज्यूमर ग्रुप कैन हैव मल्टीपल कंज्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ C1 C2 C3 का सेम नेचर है। मतलब ये क्या करते हैं, लेट सपोज T1 में अपन क्या स्टोर कर रखे हैं, पेमेंट के इवेंट्स, पेमेंट इवेंट्स कुछ हमने स्टोर कर रखा है, और ये पेमेंट इवेंट्स कंज्यूम करते हैं C1 C2 C3, और उनका सेम नेचर है, सबके सब डेटाबेस में जाके स्टोर करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इनको मैं बोलता हूँ तीनों का सेम नेचर है, तो ये इनका कंज्यूमर ग्रुप हो गया, ठीक है, ये इनका कंज्यूमर ग्रुप हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि Kafka ensures that each partition is consumed by exactly one consumer within each consumer group। इसका मतलब ये है कि P1 अगर C1 कंज्यूम कर रहा है तो P1 C2 कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है, P2 ये कंज्यूम करेगा और C3 ये कंज्यूम करेगा। अगर C4 है, अगर यहाँ पे C4 भी होता तो वो P3 C4 को नहीं जाता, वो C3 के पास ही रहता और C4 के पास कुछ भी नहीं जाता। इसका मतलब यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, Kafka ensures that each partition is consumed by exactly one consumer, एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर, ठीक है। डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप कैन कंज्यूम द सेम सेट ऑफ पार्टीशंस कॉन्करेंटली। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक और कंज्यूमर ग्रुप होता, दूसरा कंज्यूमर ग्रुप होने का मतलब ही ये है कि उसका नेचर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू C1 C2 एंड C3, ठीक है। वो सेम काम नहीं करते, इसलिए वो डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप के अंदर है। ये C1 डैश हो गया, C2 डैश हो गया, C3 डैश हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप कैन कंज्यूम द सेम सेट ऑफ पार्टीशंस कॉन्करेंटली अलाउइंग फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग और स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है मल्टीपल पार्टीशंस कंज्यूम्ड बाय मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है। अब सिंगल पार्टीशन कंज्यूम्ड बाय मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नो
यहाँ पे देखो ये इफ़ मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप अटेम्प्ट टू कंज्यूम द सेम पार्टीशन, अगर मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप CG1 CG2 सेम पार्टीशन को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही कंज्यूम कर पाएगा, दूसरा आइडल रहेगा। दिस डिज़ाइन इंश्योर दैट ईच मैसेज विद इन अ पार्टीशन इज प्रोसेस्ड बाय ओनली वन कंज्यूमर ग्रुप टू मेंटेन मैसेज ऑर्डरिंग। आई होप समझ गए होगे। कंज्यूमर ग्रुप CG1 का मतलब है सेम नेचर है CG2, और उसके अंदर कैसे वो बैलेंसिंग कर रहा है, लोड बैलेंसिंग कैसे हो रही है, P1 P2 P3 C1 C2 C3, अगर C4 आता है तो क्या होगा। और अगर इससे बाहर जाएं, कंज्यूमर्स के बाहर निकल के ग्रुप्स को देखें तो ग्रुप्स लेवल पे क्या होता है वो भी आपने देख लिया, राइट। तो उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपके पढ़ने के लिए रखे हैं, जैसे काफका कनेक्ट हो गया, ठीक है, डेटा सोर्स हो गया, काफका क्लस्टर हमने कर लिया है डिस्कस, जो हम हमेशा यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी हमारा डेटा सिंक चेंज होता रहेगा, सोर्स चेंज होता रहेगा, ठीक है। कनेक्ट और कनेक्ट यहाँ पे जब यूज़ होगा तब हम डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ कहीं यूज़ नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। तो स्कीमा रजिस्ट्री अगर आप देखो तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, ये भी एक कंपोनेंट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटाबेस विच स्टोर द स्कीमा एंड ऑल लाइक व्हाट इज़ अलाउड टू बी स्टोर्ड इनसाइड द टॉपिक, व्हाट इज़ नॉट। तो काइंड ऑफ काफका का ही को कंपोनेंट है जो एक डेटाबेस है जो ये स्टोर करके रखता है कि किस टॉपिक में कैसी चीज़ें जानी चाहिए। अगर मैंने कोई टॉपिक पेमेंट्स के लिए बनाया है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें यूज़र इन्फो फ्लो हो रही है, राइट, तो ये सब भी है। तो काफका स्ट्रीम्स है एक ऐसी लाइब्रेरी जो आपको मैसेज को एक स्ट्रीम करने में सहायता करती है। तो ये तो था हमारा रैबिट MQ एंड काफका के ऊपर कि इनके इंटरनल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और कोई डाउट आता है तो आपको अपनी तरफ से और ज़्यादा डीप में जाके देखना है चीज़ों को, और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, राइट। हो सकता है कुछ हमने मिस कर दिया हो, कुछ हमने मिस स्पेल कर दिया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो उसको जाके इंटरनेट से देखो। अब देखते हैं हम काफका को यूज़ कैसे करते हैं। जिनको पता होगा पिछली वीडियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ अमेज़ोन का लाइट सेल। तो कुछ लोग हमारे चैनल वाले यूज़ कर रहे हैं अपना VM वर्चुअल मशीन जो उनके कंप्यूटर में है, कुछ लोग अपना लोकल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो जो लोग लोकल यूज़ कर रहे हैं तो उनको कनेक्टिविटी इश्यूज़ नहीं होने वाले, लेकिन हमें होंगे जो VM यूज़ कर रहे हैं या फिर जो कोई भी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या फिर क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए हम आज सेटिंग करेंगे पहले काफका। जो लोकल वाले हैं उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, बट आप भी वीडियो को देखो, आपको भी वैसे ही सेटअप करना है। तो सबसे पहले हमने लाइट सेल सेटअप कर लिया था, या फिर मैं ऐसा बोलूँ एक वर्चुअल मशीन सेटअप कर ली थी। जावा हमने इंस्टॉल कर लिया था। तो मैं फटाफट जाके SSH करता हूँ। मैंने 3 टर्मिनल्स खोल लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3। तो सबसे पहले SSH, ये अपन अपने उबंटू के सर्वर में घुस जाएंगे। ओके, मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ, लेट मी स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट हो गया है। SSH कर लेते हैं फटाफट। तो ये मेरा एक सर्वर स्टार्ट हो गया है। मैं इसमें जो अपने काफका यूज़र बनाया था उसमें चले जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक काफका हो गया, और यहाँ पे भी मैं SSH कर लेता हूँ अपने सर्वर में और अपने काफका में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो सबका सेम ही रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ हम बना क्या रहे होंगे, और वो प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में कैसे यूज़ कर सकते हो। मज़े आएंगे उस प्रोजेक्ट को अगर बना लोगे तो, लिटरली, ठीक है। तो हम बना रहे होंगे एक प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए डैशबोर्ड, ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट का पूरा आइडिया दे दूंगा, पूरा कोड बता दूंगा कैसे करने वाले हैं, क्या होने वाला है, काफका कैसे यूज़ होने वाला है, सेटअप कैसे होने वाला है। तो मैं ये बनाने वाला हूँ, आप जब भी अपने लैपटॉप पे एक वेबसाइट खोलते हो, लेट सपोज मैंने Udacity की वेबसाइट खोली, मैं एक कोर्स पे क्लिक करता हूँ, इनरोल नाउ। मैंने इनरोल नाउ पे क्लिक किया, फिर पेमेंट आया, ठीक है, पेमेंट पेज आया, और मैंने वहाँ पे क्लिक नहीं किया, बाय नाउ पे क्लिक नहीं किया, अपनी परचेज़ कंप्लीट नहीं की। तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा, अगर मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया तो वो भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनरोल नाउ पे क्लिक किया तो वो मैं एक इवेंट फायर कर दूँगा, ठीक है, क्लिक इवेंट ऑन इनरोल नाउ, ठीक है। ये इवेंट मैं फायर कर दूँगा। ये इवेंट जाएगा मेरे बैकएंड में जो मेरा स्प्रिंग बूट का सर्वर है, ठीक है। स्प्रिंग बूट के सर्वर की एक API हिट करूँगा मैं। API हिट कोई भी हो सकती है, इवेंट API हिट हो सकती है, ठीक है। अब ये इवेंट में मैं पोस्ट API हिट कर दूंगा,
जिसमें मैं इसके पेलोड में डाल दूंगा इवेंट टाइप, लेट्स सपोज इनरोल नाउ क्लिक। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि भाई बंदे ने इनरोल नाउ पे क्लिक किया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे उबंटू जो, अगर आप वर्चुअल मशीन में कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो लोकल में जो भी आपका चल रहा है उबंटू मैक वटेवर, मैं एक प्रोड्यूस करूँगा इवेंट, ठीक है, एक इवेंट प्रोड्यूस करूँगा, मेरे काफका में जाएगा वो इवेंट, कोई भी टॉपिक है उसमें स्टोर होगा, है ना। अब आइडियली आपको करना क्या है, आपको एक और सर्वर लिखना है, यहाँ पे एक और सर्वर लिखना है जो कि आपका होगा कंज्यूमर, ऊपर वाला होगा प्रोड्यूसर। बट क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ ये बताना है कि काफका को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, और सेटअप कैसे करते हैं ताकि अपन अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं सेम इस कोड में प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों लिख रहा हूँ। होना ये चाहिए कि जैसे प्रोड्यूस हुआ फिर कंज्यूम करेगा मेरा एक बंदा, और वो क्या करेगा, वो एक मैट्रिक्स डैशबोर्ड में डाल देगा। अब मैट्रिक्स डैशबोर्ड ग्राफाना है, अगर आप सर्च करो ग्राफाना है क्या, इसको आप मैट्रिक्स पुश कर सकते हो, ये डैशबोर्ड बना देगा अपने आप। यहाँ पे अपने को पता चलेगा कितने यूज़र्स एक्चुअल में इनरोल नाउ पे क्लिक कर रहे हैं बट बाय नाउ पे क्लिक नहीं कर रहे, जिसका मतलब है कि कितना ड्रॉप रेट है मेरा। प्रोडक्ट मैनेजर्स ऐसे ही डैशबोर्ड यूज़ करते हैं, राइट, मतलब इतना टेक वाले नहीं, बट हाँ कुछ ऐसे तो हो ये रहा होगा। बट मैंने क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना है कि प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कंज्यूम कैसे करते हैं, काफका कैसे चलाते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ काफका में एक इवेंट, ठीक है, सेम इवेंट मैं अपने इसमें कंज्यूमर में कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और सेम इवेंट मैं ग्राफाना में पब्लिश कर दूंगा ताकि मेरा डैशबोर्ड बन जाए। तो ये है अपना छोटा सा प्रोजेक्ट जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक बार मैंने आपको कोड आज का बता दिया, उसके बाद आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब कुछ आप मेरे से सीखो, कुछ अपने आप भी तो इम्प्लीमेंट करो, तभी तो कुछ आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं एक बहुत ही बेसिक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, देख लेना। ऐप है मेरी जहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज बना रखा है, सिंपल रिएक्ट ऐप है यार, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और लैंडिंग पेज में क्या है, कुछ नहीं है, एक वेलकम टू आवर कोर्स प्लेटफॉर्म है, और मैंने लिखा है बाय आ कोर्स। बाय आ कोर्स पे कोई भी क्लिक करता है, हैंडल बाय कोर्स, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट है इवेंट, इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। इवेंट नेम मैं पास क्या कर रहा हूँ, यूज़र क्लिक मैंने पास किया। लोकल होस्ट, मेरे लोकल होस्ट में ही मेरा स्प्रिंग बूट का सर्वर चल रहा है, एट API प्रोड्यूसर इवेंट। मेथड है पोस्ट, और मैंने बॉडी दे दी इवेंट नेम जो कि है यूज़र क्लिक। इतना समझ आ गया। तो ये कुछ ऐसी दिखेगी साइट अपनी, बेसिक सी, ठीक है। जब मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो हम देखेंगे यहाँ से कॉल जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने क्लिक नहीं किया। तो ये हमारा रिएक्ट का सिंपल सा है जिसको आपको डिज़ाइन करना है मस्त सा, ठीक है। अब जाते हैं हम अपने प्रोड्यूसर कंज्यूमर के कोड में, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसमें कोड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बेसिक है यार। किया क्या मैंने, ग्रेडल इनिट किया जो कि हम करते आ रहे हैं, जावा 17 यूज़ किया, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ मैंने फ़ाइल बनाई जिसमें हम सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा काफका है। अगर आप लोकल में चला रहे हो तो यहाँ पे लोकल IP दोगे जो भी आपकी है 127.0.0.1, ठीक है। अगर आप वर्चुअल मशीन में चला रहे हो तो आप वर्चुअल मशीन में जाके उसका पब्लिक IP देखोगे। कैसे देख सकते हो, यहाँ पे IP ADDR कर देना, तो यहाँ पे आपको एक पब्लिक IP मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा पब्लिक IP है 172 वटेवर, ठीक है। बट क्योंकि मैं अमेज़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे अमेज़ोन में मैंने उस पब्लिक IP को रिप्लेस कर दिया है स्टैटिक IP से, ठीक है। जो लोग अमेज़ोन यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। स्टैटिक IP एक ऐसी IP होती है जो चेंज नहीं होती, राइट। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये यूज़ किया है। अगर आपका वर्चुअल मशीन है तो पब्लिक IP उसका यूज़ कर लेना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 9092 बाय डिफ़ॉल्ट काफका हम रन करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ये कंज्यूमर ग्रुप दे देना। तो ये आपकी थी काफका को कनेक्ट करने की कॉन्फ़िग। इसको बड़ा कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में मैंने क्या किया, ये हम कर चुके हैं यार, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग, प्रोड्यूसर, टॉपिक नेम टेस्टी दे दिया है मैंने, ठीक है। कोई भी टॉपिक का नाम दे सकते हो। ये अगेन आपका जो भी पब्लिक IP है, अगर आप VM में चला रहे हो या फिर AWS में चला रहे हो तो ये सब है, ठीक है। अगर आप AWS में चला रहे हो तो एक आपको और सेटिंग करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग में जाओ, क्योंकि AWS के पास फायरवॉल होता है, वो सारी रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पे ऐड करो ऑल प्रोटोकॉल्स, any IPv4 कर दो कि
AWS के ये जो इंस्टेंस हम चला रहे होंगे अपने AWS के वर्चुअल मशीन में, उससे हमारा जो लोकल वाला स्प्रिंग बूट है कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो सारी रिक्वेस्ट अलाउ कर दो फॉर द टाइम बिंग। इट्स नॉट सिक्योर बट फॉर द टाइम बिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। AWS का फायरवॉल में आप अपना IP डाल दो या फिर सब रिक्वेस्ट को अलाउ कर दो। दूसरा, अगर आप AWS या फिर उबंटू यूज़ कर रहे हो अपने VM में, तो आपको क्या करना है, sudo UFW डिसेबल। इसका मतलब क्या है, UFW का मतलब है उबंटू फायरवॉल। ठीक है, तो जो भी फायरवॉल है उसको डिसेबल कर दो कि जो मेरा उबंटू है उसके अंदर भी अगर फायरवॉल लगा रखा है तो उसको भी मुझे डिसेबल कर देना है। ठीक है, ओके, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ जब भी हम काफका उसमें रन करेंगे। तो ये हमने एक वो बना दिया सिंपल सा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट अगेन अपना जावा की ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने bootstrap.servers, ये अगेन क्या है, ये अपना वो सर्वर है जो रन हो रहा है अपने VM में, लोकल में, कहीं पे भी। ठीक है, अगेन लोकल वालों को इतना कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपना लोकल दो और 9092 पे चलाओ। ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ वाला फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने हार्ड कोड कर रखा है यहाँ पे, बट आइडियली हमें एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ वाला ही यूज़ करना चाहिए। अगेन ये सीरियलाइज़र डीसीरियलाइज़र है, जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो अगेन मैं अगर जेसन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो काफका का एक फॉर्मेट होता है ना भाई सीरियलाइज़ करने का। वो ऐसा तो नहीं है स्ट्रिंग आएगा चलो भाई ये भी ले लूँगा, जेसन आएगा हाँ ये भी ले लूँगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो उसके लिए हम सीरियलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक काफका का प्रोड्यूसर है, इसको इसने जैसे ही आएगा स्प्रिंग बूट यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ कर देगा। तो ये हमारा एक इवेंट है, प्रोड्यूसर इवेंट। ठीक है, यही API कॉल हो रही है हमारे फ्रंट एंड से भी। जब भी आएगा एक टॉपिक नेम में यूज़र इवेंट की कुछ भी डाल सकते हो और डेटा डाल दो उस टॉपिक में। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कर देगा काफका प्रोड्यूसर डॉट सेंड। अगर आपका काफका इस पर कनेक्टेड है, रनिंग है इसमें, इस मशीन में, तो वहाँ पे वो टॉपिक अगर नहीं बना हुआ तो बना देगा, रन कर देगा। कुछ काफका की सेटिंग्स भी हैं जो हम करेंगे, क्योंकि काफका का मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या है, अमेज़ॉन का फायरवॉल डिसेबल करा है। दूसरा, मेरी मशीन का फायरवॉल डिसेबल करा है, sudo UFW डिसेबल। बट मैंने काफका को अभी नहीं बताया कि भाई तेरे को सारे लिसनर कहाँ मिलेंगे। मतलब मुझे जो काफका की सर्विस है उसको भी तो बताना पड़ेगा कि भाई सबको अलाउ कर अपने साथ कनेक्ट होने का, राइट। तो वो भी हम करेंगे अभी। कंज्यूमर में मैं क्या कर रहा हूँ, कंज्यूमर अगेन सर्विस बना दी मैंने इसको। ठीक है, काउंटर मतलब जितने इवेंट आएंगे +1 करने के लिए। ठीक है, जब भी आप मैट्रिक्स पब्लिश करते हो तो आप काउंटर यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ यूज़ करनी हो तो। प्रोमीथियस एक क्लाइंट है, हम भी अपनी कंपनी में प्रोमीथियस यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्राफाना डैशबोर्ड बनाने के लिए है। ठीक है, अब मैं अगेन आपको बोलूँ कि ग्राफाना को आप कल को बोलो कि भाई मैं तो ना तेरे को कभी कभी स्ट्रिंग दूंगा, कभी कभी मैं तेरे को वो दूंगा, क्या बोलते हैं, जेसन। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ग्राफाना का भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा ना, तो उसमें आता है एक मिडलमैन प्रोमीथियस। ठीक है, प्रोमीथियस क्लाइंट, प्रोमीथियस ग्राफाना को देगा, जो भी ये डेटा लेके आएगा उसको एक टाइम सीरीज़ में कन्वर्ट करता है और फिर देता है। तो ये सब प्रोमीथियस का काम है, इसलिए प्रोमीथियस के क्लाइंट को यूज़ करना पड़ता है। प्रोमीथियस और ग्राफाना दोनों ही अपन उबंटू में देख रहे होंगे। तो ये काउंटर को प्लस करेगा और ये काउंटर को लिसन कर रहा होगा अपना प्रोमीथियस। ये जो स्प्रिंग बूट है ना, इसकी हम एक API कर देंगे एक्सपोज, जो कि हमारी API होगी एक्चुएटर समथिंग इवेंट समथिंग। तो ये मैं प्रोमीथियस की कॉन्फ़िग में जाके सेट कर दूंगा कि भाई इसको तुझे लिसन करना है, तो ये लिसन करता रहेगा, जो आता रहेगा ग्राफाना को भेजता रहेगा। ठीक है, तो ये अपना काउंटर हो गया। क्योंकि ये कंज्यूमर है तो काफका में जो भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ये आपको पता होगा, जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको कंज्यूम करना है, राइट। तो कंज्यूमर मैंने सेम कोड में डिफाइन किया है, तो इसलिए ये काफका लिसनर हो गया अपना। ठीक है, कौन से टॉपिक से लिसन करना है, अगेन कौन सा ग्रुप है, जो प्रोड्यूसर के वक्त ग्रुप दिया था वही यहाँ पे दिया है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को दोबारा, लोग बोलते हैं कि आप कोड मेरे को बता दो, कोड में वही बताता हूँ जहाँ पे आपको बहुत कुछ स्क्रैच से करनी पड़ती हैं चीज़ें। ये सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाएगा। जब हम काफका को अपने उससे कर रहे होंगे इंटीग्रेट, अपनी यूज़र सर्विस से, ओथ सर्विस से, तब हम करेंगे कोड, तब मज़ा आएगा। अभी इन छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का मेरी ज़रूरत नहीं है। तो हमने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया जब जब इसका लिसनर में कुछ भी आएगा। तो
ये था हमारा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्प्रिंग। अब करते हैं काफका को सेटअप। तो काफका हमने पहले बना लिया था, उसका यूज़र और उसका सब कुछ। आपको करना क्या है, हमने होम डायरेक्टरी में काफका बनाया था, ठीक है, इसमें चले जाते हैं और यहाँ पे भी हम होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ओके, अब काफका के सर्वर की प्रॉपर्टीज़ मुझे डिफाइन करनी पड़ेंगी कि भाई सब कुछ एक्सेप्ट करना है तेरे को, ठीक है। तो sudo nano काफका के अंदर एक कॉन्फ़िग होगी, सर्वर प्रॉपर्टीज़ होंगी, कॉन्फ़िग सर्वर प्रॉपर्टीज़। तो काफका का जो भी आपने पासवर्ड दिया था वो सेट करो। सबसे लास्ट में आप दे दो डिलीट टॉपिक अनेबल ट्रू दे दो। ये करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि अगर कल को कोई टॉपिक डिलीट करना है तो आप कर पाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको देनी है लिसनर्स, कि काफका को जो भी काफका में आएगा इसको किस किस लिसनर को एडवर्टाइज़ करना है। तो ये क्या है 13.127.99.1049092। इसका मतलब ये है जो भी लिसनर काफका में प्रोड्यूस करना चाहे या फिर कंज्यूम करना चाहे वो इस एड्रेस पे कर सकता है। ये एड्रेस मेरा अगेन क्या है, ये मेरा एड्रेस मेरा स्टैटिक आईपी है, जो कि आप अगर वर्चुअल मशीन में तो आपका जो भी पब्लिक आईपी है वो होगा। अगर आप AWS यूज़ कर रहे हो तो उसका पब्लिक आईपी होगा। अगर आप पब्लिक आईपी को स्टैटिक आईपी के साथ रिप्लेस कर चुके हो तो आपका स्टैटिक आईपी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हैं इस एड्रेस पे आके प्रोड्यूस या कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमने एडवर्टाइज़ कर दिया लिसनर्स को इस एड्रेस पे। इसको अब एग्जिट करते हैं। ये आपको अनकमेंट करके सेट कर देना है अपने आईपी के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, 2 स्क्रिप्ट्स चलानी है जिससे आपका काफका और ज़ूकीपर रन हो जाएगा। ओके, तो सब कुछ मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ज़ूकीपर चला लेते हैं। तो ज़ूकीपर आपका जब चलेगा तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। अगर आप ज़ूकीपर चलाने के तुरंत बाद काफका चला देते हो तो ये कभी कभी एरर दे देता है। लेट्स सपोज मैंने अभी चला दिया तो ये कुछ बोलेगा और लास्ट में बोलेगा शटिंग डाउन। देखो ओके नहीं हुआ, बट कभी कभी ये तुरंत अगर चला देते हैं तो शटिंग डाउन आ जाता है। तो हमारा काफका चल गया है और काफका ने अलाउड कर दिया है अपने वर्चुअल मशीन जो भी है उसके पब्लिक पे सब कुछ प्रोड्यूस एंड कंज्यूम करने का। वही वाला हम एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो हमने एडवर्टाइज लिसनर में अभी ऐड किया था, राइट। अब इसको मैं चला देता हूँ अपने सर्वर को। तो अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो ये मेरी सर्विस चल चुकी है, कंज्यूमर वगैरह सब रजिस्टर हो चुके हैं जो भी है, ठीक है। मेक श्योर आप पार्टीशन यहाँ से बनाओ, मतलब आप कुछ मत करो वहाँ टर्मिनल में जाके, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे टर्मिनल से अपनी पार्टीशंस बनाओगे अपने यहाँ पे तो इसमें कुछ रेप्लिकेशन फैक्टर होगा। लेट्स सपोज मैंने रेप्लिकेशन फैक्टर दे दिया 1 और वही पार्टीशन मैं अगर यूज़ करूँगा अपने कोड में तो मेरा कोड दोबारा से उस पार्टीशन को बनाना चाहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो रेप्लिकेशन फैक्टर 0 रखता है। तो वहाँ पे आपको एरर आएगा कि इनवैलिड रेप्लिकेशन फैक्टर काइंड ऑफ। तो जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे वैसे करो। टर्मिनल में जाके अलग से टॉपिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ही अपना टॉपिक बना देगा ये पहली बार, ठीक है। तो मेरी सर्विस चल रही है, यहाँ पे चलते हैं और बाय अ कोर्स पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले बाय अ कोर्स फेच API पेंडिंग, ठीक है। रिक्वेस्ट गई, कोई साइज़ 0 बाइट वापस कुछ नहीं आया। अब स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। तो मेरे को इवेंट डेटा में क्या मिला, यूज़र क्लिक एज अ स्ट्रिंग मिली क्योंकि मैंने फ्रंट एंड से उसको एज अ स्ट्रिंगीफाई करके भेजा था और वैसे भी यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। यहाँ पे आगे गए तो ये मैंने अपने डीबगिंग के लिए सारे पॉइंट्स लगा रखे हैं कि काफका के अंदर जाके क्या होता है। मैंने सब डीबग पॉइंट्स अंदर के अंदर जाके लगा रखे हैं। इस पे जाओ, कंट्रोल क्लिक करो और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, काफका प्रोड्यूसर, ठीक है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे मैंने डीबग पॉइंट लगाए थे तो ये सब मैंने कर रखा है, तो उसको थोड़ा स्किप करो, इसको भी स्किप करो, हाँ, और इसको भी स्किप करो, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने अपना प्रोड्यूस कर दिया इवेंट। अगर आप टर्मिनल में आके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा द ग्रुप हैज़ 1 मेंबर व्हाट्सोएवर। कंज्यूमर में वो क्या इवेंट आया है, देखो आ गया वो इवेंट। कंज्यूमर में नहीं, अभी भी हम प्रोड्यूसर में हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है। अब आ गया कंज्यूमर में, यहाँ पे मैंने डीबग पॉइंट लगा रखा है। इवेंट क्या आया भाई,
यूज़र क्लिक। तो हुआ क्या है, प्रोड्यूस किया, यहाँ पे गया जो हमारे उबंटू से यहाँ से कंज्यूम हो गया। अब आपका काम क्या है, प्रोमीथियस में इस इवेंट को भेजना, ग्राफाना का डैशबोर्ड लेके आना। प्रोमीथियस और ग्राफाना कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्रोमीथियस सबसे पहले मैंने अपनी डिपेंडेंसी में प्रोमीथियस डाल रखा है, ठीक है। बाकी लोम्बोक आपको पता है हम डालते हैं हमेशा से, माईसीक्वल पता नहीं क्यों डाला है मैंने। उसके बाद ये स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसीज डाली है मैंने, ठीक है। जावा 21 यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओके। तो ये है, जिनको अभी तक ये नहीं पता कि मैं यहाँ से शायद सीधा ऐप रन कैसे कर लेता हूँ, ये आपको क्या करना है, एडिट कॉन्फ़िग में जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, इसको जो भी नाम देना है दो। यहाँ सबसे पहले अपना जावा 21 सिलेक्ट करना है, अगर सिलेक्ट नहीं है तो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपका नाम है .app.main में जाना है, डॉलर पे क्लिक करके मेन एप्लीकेशन को क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी जो आपको हमेशा आगे से क्लिक करके रन हो जाएगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बैक एंड मास्टरी में, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो गया। प्रोमीथियस कैसे सेटअप करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में जाओ। प्रोमीथियस कौन से पोर्ट पे चलता है बाय डिफ़ॉल्ट, 9090 पे, ये मैंने इसको बता दिया, ठीक है। आफ्टर इंक्लूडिंग प्रोमीथियस की डिपेंडेंसी, ओके। और फिर मैंने बोला कि भाई इसके लिए एक एंड पॉइंट कर दो, वो है मैट्रिक्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड पॉइंट करता है अपना एक्सपोज एक्चुएटर, अब यहाँ पे ये कर देगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेरा स्प्रिंग बूट ने मैट्रिक्स एंड पॉइंट क्या कर दिया है, एक्सपोज। अब उस मैट्रिक्स इवेंट को लिसन करेगा मेरा प्रोमीथियस क्लाइंट जो भी चल रहा होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, ये जो मैंने काउंटर यूज़ किया है ना, ये काउंटर मेरा एट द एंड आता कहाँ से, प्रोमीथियस से, ठीक है। तो ये काउंटर को लिसन कर लेगा अपने आप। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये दे दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले लिंक पे जाना है, ठीक है। ये प्रोमीथियस का उन्होंने सब बताया, आर्किटेक्चर क्या होता है, व्हाट इज़ ग्राफाना, ये वो। सबसे पहले अपडेट करो, इस कमांड को रन करो। इससे क्या होगा, प्रोमीथियस बनाना है बट विद नो शेल। काफका हमने विद शेल बनाया था, प्रोमीथियस हम जस्ट एज अ सूडो यूज़र बना रहे हैं। ये किया, 2 डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। 2 डायरेक्टरी बना के हमने ओनरशिप दे दी प्रोमीथियस को, जो ओनरशिप पहले अपने इस वाले यूज़र को होगी। ओके, एग्ज़िट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये वाला यूज़र मेरा काफका यूज़र है, एक बार और एग्ज़िट करता हूँ। उबंटू यूज़र है जो, ठीक है। जो उबंटू को परमिशंस हैं उसको मैंने ओनरशिप कर दी प्रोमीथियस को पास, ठीक है। तो जो भी ये फ़ोल्डर है इसकी परमिशन अब प्रोमीथियस के पास है। फिर प्रोमीथियस डाउनलोडिंग पेज पे जाओ, यहाँ से आप जाओ लिनक्स, क्योंकि हम लिनक्स रन कर रहे हैं, इसको डाउनलोड करो। इसको कॉपी लिंक एड्रेस करना है और यहाँ पे आके कहीं पे भी डाउनलोड करना है। टेम्प में डाउनलोड कर सकते हो, wget करके डाउनलोड, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। इन्होंने भी डाउनलोड टेम्प में किया है, डाउनलोड किया। जो भी आपका प्रोमीथियस विद वट एवर वर्जन 2.4 पे सीधा पेस्ट मत मार देना, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा किया, 2.5 पॉइंट समथिंग। तो मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास, ओके लेट्स डाउनलोड। तो मैंने डाउनलोड किया, तो आपके पास ये जो भी आएगा इसको एक्सट्रैक्ट मारना, tar xvf, रुको, tar विद एग्जीक्यूटेबल एंड अदर परमिशंस, प्रोमीथियस जो भी है इसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। फिर ये जो भी cd कर रहा है ना, ये अपना यहाँ पे वर्जन रिप्लेस कर लेना। इतना डम्ब एक्ट मत करना कि भैया मैं तो 2.4.0 कर रहा हूँ बट ये जा नहीं रहा, क्योंकि भाई आपने 2.5 किया है ना डाउनलोड, तो ये सब ध्यान रखना। फिर ये जो भी कंसोल है, ठीक है, जो भी आपके इस प्रोमीथियस में कंसोल लाइव डायरेक्टरी है उसको इसमें डाल देगा। तो अगेन आपने क्या करना है, ये सब चीज़ों को डाउनलोड करके मूव कर देना है जो भी डायरेक्टरी में ये बोल रहे हैं। अगेन ओनरशिप आपको चेंज कर देनी है इस फोल्डर की। तो ये सब वैसे वैसे रन करो, ये फ़ाइल वहाँ पे मूव हो जानी चाहिए। उसके बाद prometheus.service फाइल में जाओ, और ये सब हम क्यों करते हैं सबको पता है ये,
बताने की ज़रूरत नहीं है, एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट डाल रहे हैं, ठीक है। इससे आपका प्रोमीथियस चल जाएगा। बट प्रोमीथियस चलेगा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अपना फायरवॉल डिसेबल कर दो या तो फिर फायरवॉल में इसको अलाउ कर दो, क्योंकि हम डिसेबल कर चुके हैं तो नो नीड टू अलाउ। आपको क्या करना है, सूडो नैनो करना है, इसमें जिस भी डायरेक्टरी में हो वहाँ से ये कमांड चला देना है। उससे क्या होगा, आप चले जाओगे prometheus.yaml में। मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको ये ऐड कर देना है, ओके। ठीक है, जो भी है आपको ये ऐड करना है, इतना सा। मैंने शायद गलत ऐड किया हुआ है, आपको इतना ऐड करना है। इस स्क्रैप कॉन्फिग्स के अंदर आना है, ठीक है, और इसके अंदर ये ऐड कर देना है। ये अगर ऐड नहीं है तो इसको हटा देना। मैंने आई डोंट नो क्यों ऐड किया। ये ऐड करो, जॉब नेम जो भी देना दो। एक्चुएटर प्रोमीथियस, ये हमने अभी देखा था। एक्चुएटर प्रोमीथियस, नोट एक्चुएटर मैट्रिक्स या टारगेट्स। ये मेरा अभी का आईपी एड्रेस है, तो आपका जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस है यहाँ पे डालो। आपका सर्वर स्प्रिंग बूट 8080 पे चल रहा है, मतलब प्रोमीथियस एक्चुएटर प्रोमीथियस पे जाके जो भी काउंटर है उसको लिसन करेगा और ये अपना लिसन कर लेगा, ठीक है। तो मैं अभी जो आपने प्रोमीथियस बना लिया है, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट प्रोमीथियस, ठीक है, प्रोमीथियस स्टार्ट हो गया है। अब मैं जाके अपने लोकल से उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। 137.127.99.104 मेरे AWS का पब्लिक आईपी है। अगर आप लोकल पे हो तो अपना लोकल 127.0.0.1 और 9090 पोर्ट। अगर आप वर्चुअल मशीन में हो तो वर्चुअल मशीन का जो भी पब्लिक एड्रेस है और 9090 पोर्ट, या प्रोमीथियस एक्सेस कर पाओगे। अब प्रोमीथियस को ग्राफाना के साथ कनेक्ट करना है। वो कैसे करना है, अगेन आप इसमें जाओ, ठीक है। इस वाले में उसने ग्राफाना भी डाउनलोड करके दिखाया है। हाँ, तो यहाँ आ जाओ। आपको नोड एक्सपोर्टर करने की ज़रूरत नहीं है डाउनलोड। प्रोमीथियस के बाद नोड एक्सपोर्टर वो लोग डाउनलोड करने को बोलेंगे। नोड एक्सपोर्टर सिर्फ आपके CPU मेमोरी इसकी एनालिटिक्स देता है, जो कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया प्रोमीथियस यहाँ तक हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नोड एक्सपोर्टर छोड़ो, ग्राफाना, ओके। ये इन्होंने बोला है जो भी इंस्टॉल, हाँ ग्राफाना, ये चलाने की ज़रूरत नहीं है कमांड। सीधा जाओ यहाँ पे ग्राफाना को ऐड करो। GPG की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी का हमें कोई परवाह नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद इंस्टॉल ग्राफाना, ग्राफाना स्टार्ट हो जाएगा एज़ ईजी पीजी। बट यहाँ पे आपको ये कोई नहीं बताएगा कि भाई अगर आपका ग्राफाना किसी क्लाउड में या फिर किसी वर्चुअल मशीन में चल रहा है तो उसके साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे जाना है, ओके, ये नहीं, मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ, सूडो नैनो etc grafana.ini जो उसकी कॉन्फ़िग है, इसमें जाओ और आपको क्या करना है, यहाँ पे http addr on 00 द IP एड्रेस टू बाइंड टू, मतलब ग्राफाना को मैं सब जगह से एक्सेस कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया है, ठीक है। ये आपको अनकमेंट कर देना है अगर कमेंटेड है, अगर कमेंटेड नहीं है तो इसमें 0000 सेट कर देना है, ठीक है। अब ग्राफाना मैंने स्टार्ट कर देता हूँ मैं अपने टर्मिनल में। सिस्टम, ठीक है। अपना जो भी IP एड्रेस है 3000 पोर्ट पे जाऊंगा, ग्राफाना एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ग्राफाना में जाओ, यहाँ पे जाओ, डेटा सोर्सेज पे क्लिक करो, प्रोमीथियस यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। क्योंकि ग्राफाना और प्रोमीथियस मेरे सेम उबंटू सर्वर में चल रहे हैं तो मैं लोकल होस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं अपना जो भी मेरा IP है वो भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी सब जो भी है कर लेना। सेव एंड टेस्ट, सक्सेसफुली क्वेरिड प्रोमीथियस IP, बिल्ड अ डैशबोर्ड, ऐड विजुअलाइजेशन, प्रोमीथियस पे क्लिक करो। फ़िलहाल कोई डेटा है नहीं, ठीक है। तो आप अपना काम क्या आपका बचता है कि यहाँ से सब कुछ सेट है। अब आपका काम क्या है मैं बताता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में कैसे डालना है। आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना है। यहाँ पे कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है,
ग्राफाना अपने आप बाय यूज़र इवेंट जो भी उसके की है उसके अकॉर्डिंग कर देगा। आपको क्या करना है, आपको एक प्रोड्यूसर बनाना है, एक कंज्यूमर बनाना है, 2 सर्वर होंगे, दिमाग खुद लगाना यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोड्यूस करेगा, ये कंज्यूम करेगा। अब एक ही इवेंट प्रोड्यूस नहीं करना, मल्टीपल इवेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। सबसे पहला इनरोल नाउ वाला लेट्स सपोज करते हो, दूसरा आप कोई और पेज होगा ऐसा ही, ठीक है, वहाँ से बाय नाउ प्रोड्यूस करते हो। तो ऐसे मल्टीपल प्रोड्यूस करते हो, मल्टीपल यहाँ पे डालते हो और कंज्यूमर में आप इवेंट वाइज पुश करते हो। अब ये आपको देख लेना कैसे पुश करना है, इतना तो खुद से करना पड़ेगा, तभी तो वो आपका प्रोजेक्ट होगा, नहीं तो मेरे कोई देख के कॉपी पेस्ट मारने का मतलब नहीं है। जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने जो ये एक काउंटर बनाया है, ऐसे मल्टीपल काउंटर क्या हम बना सकते हैं? येस और नो? आई डोंट नो। तो ये आपको चैट जीपीटी से पूछना है कि भाई मुझे ये करना है, आई एम रनिंग माई ग्राफाना हियर, दिस इज़ माई कंज्यूमर कोड, आई वॉन्ट टू पुश मल्टीपल इवेंट्स, दिस इज़ माई प्रोड्यूसर कोड, ठीक है। मैं सब चैट जीपीटी से पूछता हूँ, तो ये आपको करना है। इतना कोड जो हमने देखा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि काफका हमने कैसे सेटअप किया, कैसे वर्चुअल मशीन वाले यूज़ कर सकते हैं इसको, कैसे आप प्रोमीथियस एंड ग्राफाना यूज़ कर रहे हो, कैसे आप एक प्रोजेक्ट फुली फ्लेज्ड बना सकते हो, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा एनालिटिक्स मैनेजर, ठीक है, जो आप बना सकते हो। आपका प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको खुद करना है ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट खुद करना है भाई, ये वाला, ठीक है। आई होप आपको पता चला होगा काफका क्या होता है, RabbitMQ क्या होता है। अपना मेन मोटिव था काफका एंड RabbitMQ को समझना, वो हमने समझ लिया है, आई होप सबको समझ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम काफका को इंटीग्रेट कर रहे होंगे अपनी ओथ सर्विस से, बैक टू द ट्रैक ऑफ बैक एंड मास्टरी, ठीक है। तो काफका एंड RabbitMQ का ट्यूटोरियल यहीं तक था। एंड जिसने लास्ट तक देखा है लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना भाई कि सीखने को मिला है या नहीं, कमेंट करना कैसी वीडियो थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मज़े आएंगे और, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय।